हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का? ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आज हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो भी इंडिया में हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है इकोनॉमी का आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, क्या रोल रहता है इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ में, इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में क्या रोल है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ प्लान्स पढ़ते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना आप, क्योंकि ये प्लान में से कुछ क्वेश्चन रिसेंटली जो 2022 का JKPSI एग्ज़ाम हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कराया गया था, तो उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं। पहला प्लान जो आया था ये 1951 से लेके 56 के बीच में इसका टेन्योर था, और ये डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए आया था पहला प्लान। ठीक है, दूसरा प्लान जो आया था वो आया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और ये भी 1956 से 61 तक इसका टेन्योर था। तीसरा प्लान आया था 1961 से 66 के बीच में इसका टेन्योर था, और ये था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। ठीक है, और चौथा प्लान जो था ये ग्रोथ इन स्टेबिलिटी। ठीक है, जो ग्रोथ होनी है, ठीक है, स्टेबिलिटी हो और प्रोग्रेस हो टुवार्ड्स सेल्फ रिलायंस के। ठीक है, और फिफ्थ प्लान जो था ये देखिए, ये फिफ्थ प्लान किसके इसमें था, ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, रिमूवल ऑफ पुअर्टी, गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये जो कांग्रेस का 1971 का ये मोटो था, एक स्लोगन था ये। ठीक है, रिमूवल ऑफ पुअर्टी की गरीबी हटाओ और सेल्फ अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था फिफ्थ प्लान में से, JKPSI के एग्जाम पे। और उसके बाद जो रोलिंग प्लान आया था वो 1978 से लेके 80 तक उसका टेन्योर था। और यहाँ पे देखिए सिक्स्थ प्लान, फिर 7th 8th 9th 10th टोटल 12th तक यहाँ पे चला है। ठीक है, तो सिक्स्थ में क्या हुआ था, सिक्स्थ पे 80 से 85 तक इसका टेन्योर था। इसमें था कि इंश्योरिंग कंटिन्यूस डिक्रीज इन पोवर्टी को कम से कम करना है और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है सिक्स्थ प्लान के अनुसार। और जो 7th प्लान आया था 1985 से लेके 1890 तक इसका टेन्योर था। और देखिए यहाँ पे जो सिक्स्थ प्लान था ये किसके लिए था, ये जो कंटिन्यूस क्या करना था, डिक्रीज़ करना था, गरीबी को कम करना था और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था। देखो, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तभी गरीबी कम होगी ना। नेक्स्ट जो 7th प्लान था, 7th प्लान में क्या आया था, ये 1985 से 1990 तक चला था, और इसमें रैपिड ग्रोथ था फूड ग्रेन्स में, प्रोडक्शन में। ठीक है, और इंक्रीज़ किया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, 8th प्लान देखिए, 8th में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी अब, और हाई ग्रोथ हो गई एग्रीकल्चर और ऑयल सेक्टर की। 9th में क्या था, 9th 1997 से 2002 तक चला, इसमें ग्रोथ हुई सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी की बात यहाँ पे की गई। और जो 10th प्लान था इसमें 2002 से 2007 तक ये चला, इसमें क्या चला, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, एनर्जी रिसोर्सेज बनाए जाने लगे। और 11th प्लान में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्लान में था रैपिड इनकम डेवलपमेंट जो इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और जो पर कैपिटा इनकम है वो कब इंक्रीज हुआ था, तो ये 11th प्लान में। और 12th प्लान में क्या हुआ था, फास्टर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2-3 बार याद करना। और भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहीं से आपने मोटी मोटी किताबें नहीं देख रही है, शॉर्ट में और स्मार्टली आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है रिप्लेस करते हैं प्लानिंग कमीशन। पहले था प्लानिंग कमीशन, अब क्या है हमारे पास, अब है नीति आयोग। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। और नीति आयोग के पहले जो वाइस चेयरमैन बने हैं, द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वो है अरविंद पानागरिया जो है नीति आयोग से आप याद कर सकते हो अरविंद। ठीक है, तो अरविंद पानागरिया कौन है, पहले चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के।
तो ये प्लान आपने 5 ईयर प्लान जो है ग्लांस पे बिल्कुल एकदम याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन प्लानों में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। आगे बड़ी सारी डेवलपमेंट हुई है, अभी और होगी, ठीक है, लेकिन आपने ये प्लान्स याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है हमारे पास, सबसे पहले नंबर पे आती है आयरन और स्टील की इंडस्ट्री। जो पहली स्टील इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश हुई थी कुल्टी में नियर झरिया, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये, और बंगाल आयरन वर्क कंपनी इसका नाम था। ये 1870 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी। और लार्ज स्केल पे जो स्टील प्लांट है टिस्को, ये है जमशेदपुर में, ठीक है। और 1907 में इसको फॉलो किया था इस्कॉम ने, कहाँ पे, बुरनपुर में 1919 में, ठीक है। और ये दोनों कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में थी, ठीक है। और जो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की यूनिट थी वो थी विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील वर्क, और ये कहाँ पे था, भद्रावती में, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो पहली इंडस्ट्री थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में है ये, तो जो पहली इंडस्ट्री थी वो थी कुल्टी में, और ये झरिया में पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और ये कंपनी का नाम क्या था, बंगाल आयरन वर्क कंपनी। ये 1870 में बनी थी, ठीक है। और नंबर 2 आपने याद रखना है कि जो पहली लार्ज स्केल पे जो स्टील प्लांट था टिस्को, ठीक है, वो जमशेदपुर में था, और जिसको फॉलो करता है इसको। और ये दोनों कहाँ पे थे, एक था जमशेदपुर में और दूसरा था बुरनपुर में, ठीक है, 1919 में। और ये दोनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी। और पहली जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां बनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी बनी है, यूनिट बना है, वो था विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वराया, ठीक है, आयरन एंड स्टील वर्क, और ये भद्रावती में बनी है। और ये देखिए पब्लिक सेक्टर जो स्टील प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ पे हैं, ये देखिए उड़ीसा में है रोरकेला जो है वो उड़ीसा में है, और उसको असिस्टेंस मिलता है जर्मनी से। भिलाई मध्य प्रदेश में है, रशियन गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिलता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिलता है, ठीक है। बोकारो झारखंड में है, रशियन गवर्नमेंट का असिस्टेंस है। फिर देखिए बुरनपुर पश्चिम बंगाल में है, इसको एक्वायर्ड किया है प्राइवेट सेक्टर से 1976 में, और अब क्या है ये पब्लिक सेक्टर, ठीक है। विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आ गया। फिर सलीम जो है वो तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटका, ठीक है। और इनको सपोर्ट, इसको जो है आंध्र प्रदेश वाली को रशियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और नेक्स्ट देखिए है, नेक्स्ट तो भद्रावती है कर्नाटका में जो है, ठीक है। ये नेशनलाइजेशन ऑफ विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, इसका ओन किसने किया है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, भद्रावती जो है कर्नाटका में। दूसरे नंबर पे जो इंडस्ट्री आती है हमारे पास वो है जूट की इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, जूट की इंडस्ट्री। अब देखिए जो फर्स्ट मॉडर्नाइज इंडस्ट्रियल यूनिट था इस्टेब्लिश हुआ था रेसरा में, वेस्ट बंगाल में 1855 में, ठीक है। और जो जूट इंडस्ट्री है कंट्री में ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और इंडिया का रैंक जो है नंबर 1 है रा जूट और जूट गुड्स प्रोडक्शन पे, और नंबर 2 है एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स इन द वर्ल्ड। तो जूट में आपने क्या रखना है, इससे आपने ये याद रखना है कि पहली जो मॉडर्नाइज इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, रैसरा में, और ये वेस्ट बंगाल में है 1855 में। और जो जूट इंडस्ट्री है ये कंट्री की ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और इंडिया का जो नंबर 1 है रा जूट और जूट गुड प्रोडक्शन में, और दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करती है ये जूट गुड्स वर्ल्ड में। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये क्या है, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, और एम्प्लॉयज़ क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स है कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और जो पहली मॉडर्नाइज्ड कॉटन क्लॉथ मिल थी वो 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में केरला के नज़दीक बनाई गई थी मिल, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। लेकिन जो दूसरी बनाई जिसका नाम रखा गया बॉम्बे स्पिनिंग
और वेविंग कंपनी, और इसको 1854 में बॉम्बे में बनाया गया KGN डेबेर के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो आती है शुगर की इंडस्ट्री, ठीक है। और इंडिया क्या है आज के टाइम पे, देखिए शुगर इंडस्ट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ओनली आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन के बाद शुगर भी एक सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आती है कॉटन टेक्सटाइल के बाद, ठीक है। और ये इंडस्ट्री जो है अमंग एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है कंट्री में। और इंडिया अभी क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है शुगर का वर्ल्ड में। तो महाराष्ट्र जो कंट्रीब्यूट करता है 1/3 करता है टोटल शुगर का आउटपुट, जिसको फॉलो करता है कौन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है हमारे पास सिल्क इंडस्ट्री। नेक्स्ट कौन सी आती है, सिल्क इंडस्ट्री। और सिल्क इंडस्ट्री भी सेकंड लार्जेस्ट और पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करती हैं वर्ल्ड में नेचुरल सिल्क। और प्रेजेंट में इंडिया 16% सिल्क जो प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का 16% जो प्रोड्यूस करता है सिल्क वो इंडिया करता है। अगली आती है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो पहला सक्सेसफुल ऑयल वेल जो है वो हुआ था डग इंडिया में, डिग बॉय में। डिग बॉय ये नाम पता कब कैसे पड़ा था, जब मैं असम में था, ठीक है। तो हमारा जो स्कूल था वो था ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC कॉरपोरेशन, उसके अंडर था हमारा केंद्रीय विद्यालय स्कूल। तो उधर एक जो इसका ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो बंदे जब वहाँ पे आए थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स उसमें आए थे ONGC के, तो उन्होंने बोला जो सबसे पहली जो सक्सेसफुल ऑयल वेल बनाई थी वो डिग बॉय में बनाई थी। तो उसका डिग बॉय नाम ऐसे पड़ा था कि अंग्रेज़ जो थे ना इंग्लिश में बोलते थे डिग बॉय डिग, कि बेटा तू खोद इसको खोद। तो उसी से वो डिग बॉय डिग जो है इसका नाम पड़ा था। और ये आपकी असम में है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फर्स्ट सक्सेसफुल ऑयल वेल। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लोरेशन के पर्पज़ से ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है ONGC इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में देहरादून और उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। तो आप जानेंगे हम नवरत्न के बारे में। तो नवरत्न के बारे में देखो 1997 में गवर्नमेंट क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है 9 लीडिंग वेल परफॉर्मिंग जो हाई प्रॉफिट मेकिंग जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है। तो उनको नाम क्या देती है, नवरत्नास, यानी कि 9 प्रीशियस ज्वेल, ठीक है। और उनमें फिर 2 और ऐड कर देती है 2007 में जून में, ठीक है। और 3 और जो हैं ज्वाइन होने वाले हैं इस लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव बीन गिवन स्पेशल पावर्स, और इनके पास स्पेशल पावर्स भी हैं नवरत्नास के पास। आपने ये याद रखना है कि 9 जो प्रॉफिटेबल जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी उनको नवरत्ना कहा जाता है, 9 प्रीशियस ज्वेल, ठीक है। और इनको क्या है, स्पेशल पावर दी गई हैं, इंक्लूडिंग फ्रीडम दी गई है इनको न्यू जॉइंट वेंचर्स के लिए, और ये नई इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं, और अथराइज्ड हैं ये कि ये मनी भी रेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मिनी रत्नास भी यहाँ पे एक टर्म है, मिनी रत्नास। ये 1997 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया 100 प्रॉफिट मेकिंग जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है 100 यहाँ पे, ठीक है। मिनी रत्नास में आती हैं 100 और नव रत्नास में आती हैं 9, ठीक है। और मिनी रत्नास को उन्होंने क्या किया, ग्रांट कर दिया फाइनेंशियल और मार्जिनल ऑपरेशन ऑटोनॉमी, इनको दे दी कि भाई साहब आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल आपको ऑटोनॉमी है, और उसके बाद मार्जिनल आप जितना मार्जिन चाहे रख सकते हो, और फाइनेंशियल को भी आपको ऑटोनॉमी है, ठीक है। ऑटोनॉमी क्या होता है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी। नेक्स्ट बैंकिंग सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा जान लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया में है, जो जो पहला प्योरली इंडियन बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में बना था। जो पहला प्योरली इंडियन नेशनल बैंक है वो कौन सा है इंडिया का, वो है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का वो कौन है, वो है RBI। RBI का गवर्नर कौन है, ठीक है, कमेंट कीजिए RBI का गवर्नर कौन है, ठीक है। इट वाज इस्टेब्लिश, करंट गवर्नर बताना है आपने। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। तो सबसे पुराना बैंक है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और इसका कैपिटल तब था 5 करोड़ रुपये 1935 में, ठीक है। और ये नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 में, और गवर्नमेंट ने इसको अक्वायर्ड कर लिया, और इसके जो प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स थे, ठीक है। नेक्स्ट इसके फंक्शन क्या है RBI के, ये नोट्स को इशू करता है,
ठीक है। बैंकर है ये गवर्नमेंट का, बैंकर्स का भी बैंक है ये। फिर ये कंट्रोलर है क्रेडिट का। फिर क्या करता है ये, कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व की कस्टडी करता है। नेक्स्ट क्या करता है आरबीआई नेक्स्ट फॉर्मुलेट्स और एडमिनिस्ट्रेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी ये काम करता है। और ये एक्ट करता है एज एन एजेंट, किसका एजेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये रेस्पेक्ट करता है इंडियन मेंबरशिप जो है इंडियन मॉनेटरी फंड में और वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था, कॉपी पे लिख लीजिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्रिएट किया गया था 1921। ये किसके द्वारा, अमलगमेशन ऑफ 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स के द्वारा ये क्रिएट किया गया था। लेकिन नॉर्म नेशनलाइजेशन के बाद 1955 में इसको ड्रॉप दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बिगेस्ट कमर्शियल बैंक है पब्लिक सेक्टर में इंडिया में अभी के टाइम पे। और ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस है, इसकी 13,000 ब्रांचेस है वर्ल्ड में पूरे, ठीक है। और स्टेट एसबीआई जो है उसकी 7 क्या है, सब्सिडरीज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रूरल बैंक्स, आरआरबी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। आरआरबीज जो हैं ये इसको लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 1975 में। और मुरादाबाद में इसको लॉन्च किया गया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भिवानी हरियाणा में, राजस्थान के जयपुर में, फिर पश्चिम बंगाल के मालडा में ये जो है रीजनल रूरल बैंक्स को जो है लॉन्च किया गया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो आरआरबीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे क्रेडिट, लोन प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर को, और ताकि डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर की। और ये देखिए नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, इसका चेयरमैन कौन है ये पूछा जाता है। एक इम्पोर्टेंट बैंक है नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसको सेटअप किया था जुलाई 1982 में, ठीक है, एज अपेक्स बैंक एज इसको नाम दिया गया था। और इसका कैपिटल था 100 करोड़। देखो कि एसबीआई से भी, आरबीआई से भी कितना ज़्यादा करोड़ इसका जो कैपिटल है, उसका 5 करोड़ था, इसका 100 करोड़। देखिए इसने कंट्रीब्यूट किया है आरबीआई को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है नाबार्ड का हेडक्वार्टर, मुंबई में है। और रोल क्या है नाबार्ड का, इसका रोल है कि ये क्या करेगा, एक्ट एज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन। ये रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे एक्ट करता है। जो भी प्रोडक्शंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती हैं एग्रीकल्चर और विलेज सेक्टर में, तो नाबार्ड इज़ वेरी हेल्पफुल बैंक फॉर देम, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF जो है सेटअप किया गया 1995 और 1996 के बीच में अंडर नाबार्ड के अंडर होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट हो सके। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में, क्या होता है शेयर मार्केट, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में जान लेते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, या फिर शेयर मार्केट बोलो जिसको, ये डील करता है शेयर्स में। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सब आता है शेयर मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे डिबेंचर्स की बात की है और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात की है। बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखना नाम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE क्या है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। ये सवाल पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का पूछे या एशिया का पूछे, उसका नाम होगा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और इट इज़ साइनोनिमस, ये दलाल स्ट्रीट से सेम है, ठीक है, मतलब सेम है दलाल स्ट्रीट के। ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये कॉर्पोरेटाइज्ड एंड रीनेम्ड, उसकी दोबारा से नाम क्या दिया गया 2005 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले इसका नाम क्या था, दलाल स्ट्रीट। और 1895 में क्या होता है कि जो अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है वो स्टार्ट करता है ताकि ये फैसिलिटेट कर सके, डील कर सके शेयर्स में टेक्सटाइल मिल्स के, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में कपड़े की एक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, मतलब बनता है कपड़ा, वहाँ से मिल्स हैं वहाँ पे। तो अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, ये फैसिलिटी देनी शुरू कर दी ताकि वो शेयर जो है टेक्सटाइल के मिल्स के ख़रीद सके।
नेक्स्ट देखिए 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में, ठीक है, और 2 क्या हैं नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और 21 जो दूसरे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये फॉर्मूले, ये इसकी जो एब्रीविएशन है याद रखना, RSE होता है रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE कौन सा आ गया, BSE आ गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए SEBI की रिक्रूटमेंट निकलती है जैसे हर एक की रिक्रूटमेंट निकलती है, लेकिन SEBI क्या होता है, SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, अप्रैल 1988 में, और इसको अवार्ड किया गया है, किसके लिए अवार्ड किया गया है, सिचुएटरी स्टेटस, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको अवार्ड किया है, इसको स्टेटस मिला है स्टेटरी का, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इट इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को फ्रॉडेंट के लिए, फ्रॉम फ्रॉडेंट। जो अभी देखो आजकल कितना चल रहा है, कोई भी यूट्यूब खोलते हो, कुछ भी सोशल मीडिया खोलते हो, तो उस पर बोलते हैं कि हाँ जी इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग करो, मैंने लाखों कमाया, मैंने करोड़ों कमाया, ये मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने कुछ खरीदा। तो CBI जो है इसको अथॉरिटी मिली है ताकि ये रेगुलेट करे स्टॉक एक्सचेंजेस को और प्रोटेक्ट करे जो पैसे आपने लगाते हैं, ताकि उनके साथ कोई घपला, कोई घोटाला, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम ना हो सके। टॉपिक होता है ख़त्म। तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो बताइए क्या समझ आया आपको, और 2-3 बार, एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी जगह पे मत जाओ, सिर्फ 2-3 बार पढ़ लो, समझ आ जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।